नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सिरडा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके हैं सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से हमारी जो है पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। तो परीक्षा का जो समय है वो आप सबको पता है, एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं और 17 अप्रैल से परीक्षा है। टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा है, कम टाइम बचा है। मेरा जो हमारी टीम और मेरा जो कहना है वो यही है कि आप जहां भी जिस भी कोचिंग या ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब से तैयारी करते रहें। एक्स्ट्रा करने की कुछ कोशिश नहीं करें, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है। तो जो पढ़ा, जो लिखा, जो नोट्स में या नोटबुक में आपने नोट किया, उसको ही क्या है रिवाइज करें, एक्स्ट्रा ना करें। जहां भी जिस भी कोचिंग से जुड़े हो या जिस भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हो। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। देखियो, बौद्ध मठ जो है भारत का, वो सबसे बड़ा कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक बात मुख्य ध्यान रखें, बौद्ध मठ जो है उसको तवांग मठ नाम भी जाना जाता है। तवांग मठ नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तवांग जिले में स्थित है। और दूसरी मुख्य बात यह ध्यान रखें, जो ये तवांग मठ जो है यह तवांग नदी घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नदी घाटी है। कौन सी नदी घाटी है? वो है तवांग। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? तवांग मठ भी कहा जाता है। और यह बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित है। और यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। क्या है? सबसे बड़ा भारत का क्या है? बौद्ध मठ है। अगर विश्व की अगर बात करें तो यह दूसरा बड़ा बौद्ध मठ है। पहला जो बौद्ध मठ है वो तिब्बत चीन का मठ है, और दूसरा जो है वो विश्व का कौन सा है? बौद्ध मठ। और भारत का ये सबसे बड़ा है। कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जिला अगर पूछा जाए तो कहाँ? तवांग क्षेत्र में स्थित है। किस नदी घाटी के बीच स्थित है? तो यह तवांग नदी घाटी के बीच स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी। देखिए, गुप्त संवत जो है उसकी स्थापना जो है वो किस शासक द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। दूसरे इनके एक बात और ध्यान रखें, जो गुप्त शासक में जो सिक्कों का जो प्रचलन था, सिक्के जो चलाए गए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही चलाए गए थे। किस द्वारा चलाए गए थे? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही चलाए गए। अब देखिए, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों सेम नेम है। तो चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरे जो थे, एक उपाधि पूछी जाती है विक्रमादित्य की उपाधि जो है, तो वो चंद्रगुप्त दूसरे यानी द्वितीय चंद्रगुप्त को दी गई थी। किसको? द्वितीय चंद्रगुप्त को दी गई थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की आजादी किसको दी गई थी? उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। और सिक्कों का प्रचलन जो जारी किया था तो वो किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन ए देखिए, चंद्रगुप्त श्रीगुप्त जो थे उन्होंने गुप्त वंश की क्या की थी? स्थापना। क्या की थी? स्थापना कह सकते हैं। या प्रथम जो शासक था, स्थापना है जो प्रथम शासक था गुप्त वंश का, वो कौन था? श्रीगुप्त था। तो क्लियर है, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम जो है उन्होंने क्या है? सिक्कों का जो प्रचलन जो जारी किया था गुप्त काल में, ओनली क्या है? गुप्त काल में, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। एक पूछा था विक्रमादित्य की उपाधि किसे है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विक्रमादित्य द्वितीय को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित। देखिए, बटरफ्लाई शब्द जो है, शब्दकोश जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी खेल से संबंधित है। किससे? तैराकी खेल से संबंधित है। एक गोल्फ का भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो गोल्फ का जो है वो आयरन, काफी बार पूछा गया। आयरन शब्द जो है, आयरन शब्दावली जो है वो किस खेल में बोली जाती है? तो वो गोल्फ खेल में बोली जाती है। और बटरफ्लाई जो है वो तैराकी में बोली जाती है। और एक क्रिकेट की भी पूछी जाती है, गुगली। तो गुगली जो है वो किसकी है? क्रिकेट खेल में बोली जाती है। और एक हॉकी की पूछी जाती है, बुल्ली शब्द जो है
वो किस खेल में यूज किया जाता है, तो वो हॉकी में किया जाता है। क्लियर है। शब्दावली जो है वो ज्यादातर गोल्फ की पूछी जाती है। कौन सी है, आयरन शब्दावली जो है वो गोल्फ खेल में बोली जाती है, और एक बटरफ्लाई जो है तैराकी खेल में, और गूगली शब्द जो है वो क्रिकेट में बोला जाता है, और बुल्ली जो है वो हॉकी खेल में बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसका निर्धारण जो है वो किस वर्ष किया गया, तो उसका निर्धारण जो है वो 1896 में किया गया था। किस में किया गया था, 1896 में किया गया था। निर्धारण तिथि रेखा जो है, तिथि रेखा या मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, तिथि रेखा या मानक समय रेखा जो है वो किसको कहा जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए, यह एक देशांतर रेखा को कहते हैं। किसको कहते हैं, देशांतर रेखा को। देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तिथि रेखा या मानक समय रेखा कहा जाता है। अब देखिए बात करें तिथि रेखा किस डिग्री की रेखा को कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसको मानक समय रेखा भी कहते हैं, प्रधान समय रेखा भी कहते हैं, तिथि रेखा भी कहते हैं। और कौन सी रेखा दर्शाती है, तो देशांतर रेखाएं दर्शाती है। देशांतर रेखाएं जो है वो क्या है, समय को ही दर्शाती है, और अक्षांश रेखाएं जो है वो किसी स्थान की क्या है, स्थिति को दर्शाती है। और देशांतर जो रेखाएं होती है वो उत्तर से जो दक्षिण की ओर खींची जाती काल्पनिक जो रेखाएं हैं, काल्पनिक जो रेखाएं जो हैं वो कौन सी है, देशांतर रेखाएं हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिसको क्या कहते हैं, ये भी कह सकते हैं समय रेखा किन रेखाओं को कहा जाता है, तो वो देशांतर रेखाओं को कहा जाता है। मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है, तो सीमांतर रेखा को कहा जाता है। और इसका निर्धारण जो है वो कब किया गया, 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। देखिए हुसैन सागर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो हुसैन सागर जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में स्थित है। हुसैन सागर झील की एक मुख्य बात जो है वो है, जो बौद्ध धर्म से जो गौतम बुद्ध की जो है, इस झील में एकमात्र झील है जिसमें क्या है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, गौतम बुद्ध की क्या है, मूर्ति लगी हुई है। अब देखिए ऑप्शन ए, एक महाराष्ट्र की भी झील पूछी जाती है, तो महाराष्ट्र की जो एक ही प्रमुख झील है वो कौन सी है, लोनार। लोनार झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और एक मणिपुर की पूछी जाती है, मणिपुर की तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार पूछी गई है। तो मणिपुर की जो झील है वो पुलिकट झील है। कौन सी है, पुलिकट झील। क्या है, पुलिकट झील जो है वो कहां स्थित है, वो मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए हर्षवर्धन की जीवनी जो है वो किस कवि द्वारा लिखी गई, किस लेखक द्वारा लिखी गई थी, तो वो बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। और हर्षवर्धन की जीवनी जो है उसका नाम जो था वो था हर्षचरित। हर्षचरित जो नाम था वो क्या थी, बाण भट्ट ने, सॉरी इसकी हर्षवर्धन की क्या थी, जीवनी थी। अब देखिए जो बाण भट्ट जो था वो हर्षवर्धन का क्या था, दरबारी कवि या दरबारी लेखक, कवि या लेखक। तो बाण भट्ट किसके दरबार में कवि था, तो हर्षवर्धन के था कवि व लेखक। दूसरी मुख्य बात जो है वह हर्षचरित्र जो पुस्तक है, ये ऐतिहासिक पहली पुस्तक थी, पहली पुस्तक यानी पहली जीवनी थी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई। देखिए किस भाषा में लिखी गई थी, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और संस्कृत भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक प्रथम जीवनी थी, क्या थी, पहली पुस्तक थी जो संस्कृत भाषा में और किसी व्यक्ति की क्या थी, जीवनी को दर्शाया गया था, जीवन के दृश्य को क्या है इसमें दर्शाया गया। तो ये ऐतिहासिक की क्या थी, पहली पुस्तक थी। तो क्लियर है, हर्षवर्धन जो थे इसके दरबारी कवि जो थे कौन थे, बाण भट्ट थे, कवि व लेखक, जिन्होंने इसकी क्या है, जीवनी की क्या है, रचना की थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है। देखिए लद्दाख श्रेणी जो है वो कहाँ स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर की अन्य 2 श्रेणी है वो भी पूछी जाती है, ध्यान रखें। एक श्रेणी पूछी है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी,
एक पूछी जाती है जास्कर, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और लद्दाख श्रेणी तीनों कहां स्थित है? तो तीनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से असम राज्य में स्थित राष्ट्रीय अभ्यारण्य, देखिए कौन सा अभ्यारण्य है जो असम राज्य में स्थित है? देखिए मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां स्थित है? तो स्थानीय है, बहुत काफी बार पूछा गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में। कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है पंछियों के लिए जाना जाता है, पंछियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहां स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। स्थान ही पूछा जाता है, ज्यादातर तो सुंदरवन डेल्टा पूछा जाता है, सॉरी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। तो कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर। फिर जैवमंडल रिजर्व जो है, ये अभ्यारण्य जो है, ये उद्यान जो है, ये कहां स्थित है? यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यह ध्यान रखें, श्रीनगर में स्थित है। कहां स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया या कब लगाया गया था, लागू हुआ था? तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो स्थिति जो होती है बाहरी देश के आक्रमण या युद्ध के समय लागू होती है। तो पहली बार जो है ये 1962 में लगाई गई थी। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है देश में कब लागू हुई थी? 1962 में लागू हुई थी, जिस समय चीन व भारत का जो युद्ध जो था, विवाद जो था, उस समय इसको 1962 में क्या है, इसे लागू किया गया था। और इसको 21 माह बाद, ये भी ध्यान रखें, पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी ध्यान रखें, 21 माह बाद क्या है, 21 माह तक चला था, उसके बाद क्या है, इसको रद्द किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां से पूछा जाता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ? क्लियर है, 1962 में लागू हुआ था, भारत चीन युद्ध के समय, विरोध के समय यह लागू हुआ था। दूसरा, इसको लागू कौन करता है? तो जो लागू जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो स्थिति है उसको लागू राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री के आदेश पर करता है। किसके आदेश पर? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के आदेश पर राष्ट्रपति इसको लागू करता है। फिर पूछा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद पूछा जाता है। अनुच्छेद जो है, किस अनुच्छेद के तहत इसको क्या है, लागू करते हैं? तो 352 अनुच्छेद के तहत क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू किया जाता है। क्लियर है? और उस समय, जिस समय लागू हुआ था 1962 के समय, उसमें प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वानखेड़ा स्टेडियम कहां स्थित है? वानखेड़ा स्टेडियम जो है वो कहां स्थित है? तो वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, वानखेड़ा जो स्टेडियम है यह एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है या इनमें से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है। तो यह ध्यान रखें, वानखेड़ा जो स्टेडियम है यह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। और किस खेल के लिए है? तो क्रिकेट के लिए। किसके लिए है? क्रिकेट के लिए है। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना जो है वो 1974 में हुई थी। कब हुई थी? वानखेड़ा स्टेडियम का जो निर्माण या स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1974 में हुई थी। यह एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ऐतिहासिक के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में दर्ज भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी को किस दिवस के रूप में बनाया जाता है? देखिए भोपाल त्रासदी गैस जो हुई थी उसको किस तिथि के रूप में या दिवस, किस उस तिथि को किस दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो उसको बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में इसे बनाया जाता है। और भोपाल त्रासदी गैस जो है रिसाव जो हुआ था वो 3 दिसंबर, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी गैस कब हुआ था, सन ही पूछा जाता है ज्यादातर। तो 1984 में हुआ। तिथि पूछी जाए 3 दिसंबर हुआ था। और भोपाल त्रासदी गैस जो है वो जो दिवस जो बनाते हैं वो 3 दिसंबर को बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण
दिवस के रूप में से मनाया जाता है। अब देखिए एक मुख्य क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भोपाल त्रासदी गैस जो है किस गैस का रिसाव जो हुआ था। तो रिसाव जो है एक तो IMC शॉर्ट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, शॉर्ट में MIC भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो क्लियर है कब हुआ था? 1984 को हुआ था। कितनी तिथि को, कितने तारीख को? 3 दिसंबर को हुआ था। और इस तिथि को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें काफी लोगों की क्या है, मृत्यु हो गई थी। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वो मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए बात, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसका जो नाम जो है, पहले जो नाम था इसका, जो इसकी एक स्थापना पूछी जाती है स्थापना के समय, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करें स्थापना जिस समय हुई थी उस समय इसको होम्बी जहांगीर भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम से इसको जाना जाता था। इस नाम से इसको क्या है, शुरू किया गया था। इस नाम से इसको 1954 में क्या है, स्थापना की गई थी। और जहांगीर जो थे, होमी भामा जहांगीर जो थे, उनकी 1966 में क्या है, 1966 में क्या है, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है ये भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका क्या है, नाम रखा गया था। तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी यह ध्यान रखें बस इसकी स्थापना जो है वो 1954 में की गई थी। और किस शहर में स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में यह स्थित है। या ऐसे पूछ ले वास्तविक नाम या स्थापना नाम जो था वो होमी भामा जहांगीर नाम से, परमाणु केंद्र नाम से इसे जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में संघ का एक अंग बनाया गया था? भारतीय संघ का जो है अंग बनाया गया, भारत देश का क्या है, हिस्सा बनाया गया था। तो वो गोवा राज्य को बनाया गया था। आप सबको पता है गोवा जो है वो 1961 में क्या है, आजाद हुआ था। क्या हुआ था? आजाद हुआ था। भारत जो है वो 1947 में, आप सबको पता ही, आजाद हो। उसके बाद भी क्या है, पुर्तगालियों ने क्या है इस पे कब्जा कर रखा था। पुर्तगालियों के क्या है, ये अधीन था। उसके बाद 1961 में क्या है, इसको पुर्तगाल से आजाद करवाया गया था। एक मिशन चलाया गया था। उस मिशन के तहत क्या है, पुर्तगालियों ने क्या है इस पे हस्ताक्षर कर दिए कि हम गोवा को क्या है आजाद कर देंगे। तो उस दिवस को जो है ऑपरेशन विजय दिवस फिर क्या है नाम दिया गया था। और उसके बाद क्या है, भारतीय देश का क्या है, भारत देश का क्या है, संघ का जो क्या है अंग बना था। दूसरा, लगभग पूछा तो नहीं जाता, लेकिन लगभग क्या है 450 वर्ष तक क्या है इन्होंने क्या है इस पे गोवा पर क्या है राज किया था। और दूसरा जो क्वेश्चन जो पूछा, ये जरूर पूछा जाता है कि जो प्रथम जो है पुर्तगालियों ने प्रथम कब जो है वो अपना शासन जमाया, अपना राज किया, कब्जा किया था, तो क्या था 1510 में। 1510 ईस्वी में क्या है गोवा पर क्या है इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। तो लगभग 450 वर्ष तक भारत का एकमात्र राज्य है जो सबसे लंबे समय तक क्या है गुलाम रहा था। तो इसको क्या है, इस जो ये चलाया गया ऑपरेशन जो चलाया गया था, इसको विजय ऑपरेशन नाम दिया गया था। कब आजाद हुआ? तो 1961 में आजाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। अब अगर राज्य पूछा जाए तो टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु राज्य में क्या है पाई जाती है। देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वैसे अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार भी पूछा गया इसका, तो विस्तार जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्य में क्या है इसका विस्तार मिलता है। तो टोडा जनजाति में अगर नीलगिरी की पहाड़ियां ऑप्शन में नहीं हो, अगर राज्य दिए हो, तो मुख्यतः जो है वो तमिलनाडु राज्य में क्या है पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता। देखिए निम्न में से नीरज चोपड़ा,
रवि कुमार, मनप्रीत सिंह और PRG श्रीजेश जो है निम्न में से पूछा गया है कि किसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखिए नीरज चोपड़ा को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था 2021 में। कब दिया गया था? 2021 में क्या है, इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है दिया गया था। किस में है? भाला फेंक एथलेटिक्स खेल से थे। किससे थे? भाला फेंक जो है एथलेटिक्स खेल से थे। अब रवि कुमार जो है इनको भी क्या है 2021 में क्या है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। किस खेल से है रवि कुमार? तो यह है कुश्ती के लिए। किस खेल से है? कुश्ती के लिए। और मनप्रीत सिंह को भी दिया गया था। देखिए मनप्रीत सिंह जो है वो किस खेल से है? वो हॉकी खेल से है। किस खेल से संबंध है? तो हॉकी से है। इन्हें भी क्या है 2021 में क्या है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। और PR श्रीजेश जो है इनको भी 2021 में दिया गया था। इनको भी क्या है 2021 में दिया गया। ये भी क्या है हॉकी खेल से संबंधित थे। अब मुख्य देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा खेल रत्न या सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना जो है वो 1991 और 1992 में की गई थी। स्थापना के समय इसे क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से क्या है इसको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसे जाना जाता था। और 2021 में क्या है इसका नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका क्या है नाम रख दिया गया था। या हो सकता है पूछा जाए कि जो अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया हुआ है इसकी जगह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल सकता है। तो ये ध्यान रखें दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। तो नया नाम जो है वो क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना जो है 1991-92 में की गई थी। और इसका नाम जो चेंज किया गया वो कब किया गया? 2021 में इसका क्या है नाम में बदलाव किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और एक मुख्य बात और याद रखें, इनकी राजा राम मोहन राय जो है इन्हें आधुनिक भारत का जनक या पिता भी कहा जाता है। देखिए आधुनिक भारत का जनक या पिता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने क्या है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब पूछा जाता है स्थापना कब की? स्थापना जो है वो कब की गई थी? किस सत्र में की गई थी? स्थापना जो है 1828 में की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अब देखिए दयानंद सरस्वती द्वारा भी एक समाज की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो वो की गई थी 1875 में। कब की गई थी? 1875 में ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और एक पूछा जाता है आत्माराम पांडु द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? तो प्रार्थना समाज जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1867 में की गई थी। कब की गई थी? 1867 में। ज्यादा सन जो है वो इसका पूछा गया है। सन जो पूछा गया है वो अब तक जो पूछा गया है तो आर्य समाज का सन पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन सन इनका भी ध्यान रखें। प्रार्थना समाज 1868 में और जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में और आर्य समाज की स्थापना 1875 में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां बहती है? देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी तो आप सबको पता है नील नदी है, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ आयतन। देखिए यहां दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नाम दिया हुआ है, तो नाम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ पे नाम दिया है अमेजन या यहाँ पे लिखा हुआ आयतन, तो आयतन के हिसाब से जो है अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। या फिर अगर दिया हुआ दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील हो जाती। अब देखिए पूछा क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील अमेजन कहाँ बहती है? देखिए किस देश में बहती है? तो वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। बस इससे यही पूछा जाता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो क्या आयतन के हिसाब से है
तो बहाव के हिसाब से जो है वो सबसे लंबी नदी है। अब देखिए थोड़ी चर्चा करते हैं नील नदी। नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। और कहाँ बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। इसका पूछा जाता है ज्यादातर उद्गम। इसका क्या पूछा जाता है? उद्गम पूछा जाता है। उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से क्या है? इसका उद्गम होता है। और इसका जो जल जो है, अपना जल जो गिराती है वो भूमध्य सागर में गिराती है। भी ध्यान रखें, कहां गिराती है? भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तो क्लियर है। आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी लंबी नदी विश्व की कौन सी है? अमेजन। कहां बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। नील नदी कहां बहती है? अफ्रीका में। और इसका उद्गम जो है वो कहां होता है? वो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? देखिए निम्न में से पूछा गया है क्योंकि काफी देशों का संविधान क्या है? लिखा नहीं गया है, अभी तक अलिखित ही है। तो निम्न में से पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है। तो निम्न में से फ्रांस का भी लिखित संविधान है, इंग्लैंड का भी है, रूस का भी है, ब्रिटेन का नहीं है। ब्रिटेन का क्या है? लिखित संविधान नहीं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, मुख्य कनाडा का भी पूछा जाता है। कनाडा जो देश है इसका भी संविधान जो है अलिखित है। क्या है? अलिखित है, लिखा नहीं गया है। एक इजराइल का पूछा जाता है ज्यादातर। इजराइल का भी क्या है? अलिखित संविधान, अभी तक संविधान लिखा नहीं गया। उसके साथ साथ सऊदी अरब का भी क्या है? अलिखित संविधान है। अब बात करें लिखित संविधान की होगी तो लिखित संविधान में बड़ा संविधान, तो अगर बात करें, पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारे भारत देश का है। किसका है? हमारे भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश ने लिखा, या सर्वप्रथम संविधान का जनक किस देश को माना जाता है? तो अमेरिका को। अमेरिका को क्या है? सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम या प्राचीन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो संविधान जो लिखा गया था वो अमेरिका देश द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन नवीनतम का पूछा जाता है। नवीनतम या वर्तमान कह सकते हैं। तो नवीनतम में जो संविधान बनाया है वो नेपाल देश ने बनाया है, लिखित संविधान। ये भी ध्यान रखें, नेपाल देश ने क्या है? अपने देश का क्या है? एक संविधान लिखा है। तो हाल में इसको नवीनतम बोलते हैं। तो नवीनतम ने किस देश ने लिखा है? नेपाल ने लिखा है। कब लिखा है? तो 2015 में। कब लिखा है? 2015 में लिखा गया। लिखित सबसे बड़ा संविधान जो है, लिखा गया सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत देश का है। और अलिखित में ब्रिटेन है, कनाडा है, इजराइल का पूछा जाता है ज्यादातर। तो इजराइल और सऊदी अरब, इनका क्या है? अलिखित संविधान है, कोई संविधान लिखा नहीं गया है। और लिखित सर्वप्रथम जो है जनक जो माना जाता है वो अमेरिका देश को माना जाता है। हाल ही में या नवीनतम जो है किस देश ने अपने देश का क्या है? एक संविधान लिखा, तो नेपाल ने लिखा। कब लिखा? 2015 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका समय काल जो था वो कौन सा था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका समय जो है वो 2007 से लेकर क्या है? 2012 तक। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। अब देखिए इससे अगली जस्ट अगली जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना है जिसका काल जो है 12 से लेकर 17, 2012 से लेकर क्या है? 2017 तक। एक बात मुख्य ध्यान रखें, ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके बाद जो है योजना को क्या है? समाप्त कर दिया गया। तो ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं थी। समय क्या था? 2012 से लेकर 2017 तक। एक पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसकी शुरुआत 1951 से लेकर 55 तक का इसका समय है। और शुरुआत पूछे तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन सी है? 2012 से लेकर 2017 तक का समय, या 12वीं पंचवर्षीय योजना हम बोल सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? देखिए शिक्षा का जो अधिकार है वो किस संशोधन में जोड़ा गया? तो संविधान में जो संशोधन हुआ था वो 86वां संशोधन, कौन सा 86वां संशोधन जो हुआ था उसमें क्या है, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कि पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह संशोधन जो है 86वां ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। तो क्लियर है। अगर पूछा जाए शिक्षा के अधिकार को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया। अगर पूछा जाए किस संशोधन में जोड़ा गया, तो 86 सत्र के संशोधन में जोड़ा गया। अब बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद की किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में आता है विवरण? तो वो आता है 21A अनुच्छेद में। किस में आता है? 21A अनुच्छेद में क्या आता है? शिक्षा का अधिकार आता है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 21A अनुच्छेद में क्या है, इसको रखा गया था। और संशोध कब किया गया, कब जोड़ा गया? तो 2002 के अंदर से जोड़ा गया था। और 2002 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो वो 86वां संशोधन हुआ था। इस तरीके से ही क्या है, घुमा फिरा कर क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी लड़ाई 1865 में लड़ी गई थी? देखिए कौन सी लड़ाई या कौन सा युद्ध जो है वो 1865 में लड़ा गया था? तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। पानीपत की लड़ाई जो है वो आप सबको पता ही है, 3 युद्ध थे। पहला युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया, दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में लड़ा गया, तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में लड़ा गया। तो ऑप्शन ये भी नहीं है। प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? डी। अब देखिए जो 1565 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कौन सी थी? वो तालीकोट का युद्ध था। कौन सा था? तालीकोट का, तालीकोट का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तालीकोट का युद्ध या तालीकोट की लड़ाई जो है 1565 में लड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किस नदी को तेल की नदी कहा जाता है? तेल की नदी जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। और ये कहाँ बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। इसका जो नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र जो है उसमें क्या है? तेल की कुएं है। तो पेट्रोलियम उत्पादन में सर्वप्रथम जो स्थान है वो अफ्रीका का है, नाइजर नदी के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सिनेमा के जनक थे। देखिए भारतीय सिनेमा के जो जनक जो है, पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को क्या है, भारतीय फिल्म जगत इंडस्ट्री का क्या है, जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? देखिए भारत की जो पहली फिल्म थी, भारत की पहली फिल्म आई थी 1913 में। भारत की पहली फिल्म 1913 में जो पहली रिलीज की थी वो दादा फाल्के साहब ने की थी। ये पहली फिल्म जो थी ये मूक फिल्म थी। कौन सी थी? मूक फिल्म थी। तो काफी बार ये भी पूछा गया कि पहली भारत की मूक फिल्म कौन सी थी? तो वो राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो थी यह भारत की पहली मूक फिल्म थी। कब रिलीज हुई थी? 1913 में रिलीज हुई। किसने की थी? दादा साहेब फाल्के ने क्या है इस फिल्म को क्या है रिलीज किया था। अब आता है दूसरी फिल्म पूछी जाती है। दूसरी फिल्म जो है भारत की बोलती फिल्म, बोलती फिल्म जो है, बोलती फिल्म ये मूक फिल्म थी या साइलेंट फिल्म थी? दूसरी बोलती फिल्म भी पूछी जाती है, वो थी आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली क्या थी? बोलती फिल्म थी। आलम आरा क्या थी? पहली भारत की बोलती फिल्म थी जिसको 1931 में रिलीज किया गया था। कब किया गया था? 1931 में रिलीज किया गया। अब देखिए दादा साहेब फाल्के जो है इनको जनक कहा गया था। इनका फिर एक पुरस्कार जो है इनके नाम से क्या है एक पुरस्कार रिलीज किया गया था, उसका नाम भी रखा गया था। क्या रखा गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रखा गया जो 1966 में, सॉरी 1969 में।
कब किया गया था? 1969 में क्या है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की क्या है शुरुआत की गई थी। इनके नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, काफी बार पूछा गया है। तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है या सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। तो शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। किस फिल्म क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मेघदूत के लेखक हैं। देखिए मेघदूत के जो मेघदूत जो रचना है, जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? कालिदास है। कौन है इसके लेखक? जो है कालिदास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान किस द्वारा बनाया गया? देखिए भारत का संविधान जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? ये इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया था। ये क्या है? एक संविधान की क्या, एक सभा का गठन किया गया था। सभा का गठन किया गया था। संविधान निर्माता सभा का एक क्या है गठन किया गया था। उसके द्वारा संविधान, भारत के संविधान का क्या है निर्माण किया गया था। तो कैसी लगी आज की क्लास, आज के हमारे सेक्शन कैसा लगा आपको? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, परीक्षा का जो टाइम है वो बहुत कम बचा है, तो अपनी तैयारी रखें, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें, एक्स्ट्रा में ज़्यादा ध्यान न दें। आपने जो पढ़ा, जहाँ से पढ़ा, जिस ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा, उसको क्या है रिवाइज करें। समय जो है वो बहुत कम है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।